सो हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हवलदार 2023 का रिजल्ट आ चुका है। तो अब इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं हवलदार की पीईटी और पीएसटी के रिगार्डिंग। तो करीब 2 दिन से हम इस पर काम कर रहे थे। एक एक सवाल इससे रिलेटेड हम जुटा रहे थे कि कोई भी सवाल छूटने ना पाए। ठीक है, तो इससे रिगार्डिंग हम जितनी भी चीजें होती हैं, हर एक सवाल, करीब 20 सवाल हम यहाँ पर आपके लिए कलेक्ट करके लेकर आए हैं। और इस कॉपी में हम बहुत दिनों, मतलब बहुत दिन तो नहीं कहेंगे, लेकिन पिछले 2 दिन से हम यहाँ पर उस सवालों को लिख रहे थे आपकी कमेंट के माध्यम से। और जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि 25 सितंबर यानी 25 सितंबर 2023, ठीक है, तो करीब 1.5 महीने पहले ही हमारा हवलदार का पीईटी एंड पीएसटी था, जो कि हवलदार 2022 का था। तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर क्या क्या सवाल आपके मन में उठ सकते हैं, तो उन सभी का यहाँ पर जवाब आपके लिए हम लेकर आए हुए हैं। और एक ऐसा वीडियो होने वाला है कि आपको जो भी यहाँ पर परेशानी है हवलदार के रिगार्डिंग, पीईटी एंड पीएसटी के रिगार्डिंग, वो सभी दूर होने वाली है। जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी कंफ्यूजन है, वो सभी दूर होने वाले हैं। तो धीरे धीरे हम बात करते हैं एक एक सवालों की यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, हमारे भाई हैं यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर हमसे कहा कि आप वीडियो बनाइए। तो यहाँ पर जो है दीपक कुमार हैं और इन्होंने हमसे कहा कि भाई हवलदार के पीईटी एंड पीएसटी का अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और बहुत सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखी। इन सब चीजों से हमको प्रेरणा मिलती है कि हाँ, वास्तव में आपको इस वीडियो की जरूरत है, तभी हम वीडियो आपके लिए यहाँ पर ला पाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से दीपक कुमार जी का। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहला जो कंफ्यूजन था वो रॉकी भाई का है यहाँ पर कंफ्यूजन। और उनको क्या कंफ्यूजन है यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई हवलदार फिजिकल में साइकिलिंग होती है या फिर सिर्फ वॉकिंग। तो इसका बहुत सीधा सीधा आंसर है कि किसी भी तरह की कोई साइकिलिंग हवलदार की पीईटी में नहीं होती है। ठीक है ना, किसी भी तरह की कोई साइकिलिंग यहाँ पर नहीं होती। ये पहला सवाल था आपके लिए। और बाकी सारे सवाल हमने इस कॉपी में लिख लिए हैं ताकि वो ज्यादा जो है आसानी से हम देख पाए। तो साइकिलिंग की बात आप सभी को समझ में आ गई है। तो दूसरा सवाल यहाँ पर आपका उठता है कि क्या सबको एक साथ बुलाया जाएगा पीईटी एंड पीएसटी के लिए। तो दूसरा ये सवाल है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब 2022 वाले हवलदार का पीईटी एंड पीएसटी हुआ, जो कि अभी करीब 1.5 महीना पहले संपन्न हुआ है, तो 25 तारीख से लेकर के 28 तारीख के बीच में यहाँ पर पीईटी एंड पीएसटी का पेपर लिया गया। और जबकि जो है 3000 के आसपास बच्चे वहां पर थे और यहाँ पर करीब 4300 के आसपास बच्चे हैं। तो इसका आंसर बहुत सीधा सीधा है कि एक दिन में तो आप सबको नहीं बुलाया जाने वाला है। करीब 5 दिन या 4 दिन में आपका यहाँ पर पीईटी एंड पीएसटी का जो एग्जाम है वो होने वाला है। और एक ही शिफ्ट में नहीं, जैसे आपका अमूमन पेपर होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पर शिफ्ट वाइज आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। इसमें किसी तरह की दिक्कत, तो करीब एक दिन में 4 शिफ्ट यहाँ पर बनेंगी। हो सकता है वो 5 शिफ्ट भी बना दें। तो इस तरीके से आपको बुलाया जाएगा, अलग अलग डेट होगी। ठीक, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल, तीसरे सवाल की ओर हम लोग आगे चलते हैं। तीसरी कंफ्यूजन क्या है कि पीईटी का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है। ये जो पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, देखिए 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक इफिशिएंसी टेस्ट जिसमें आपका दौड़ना, कूदना, भागना, ये सारी चीजें आती हैं। एक होता है पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी आपका जो शारीरिक मापदंड है उसमें जो है उससे रिलेटेड चीजें होती है, उसको हम लोग कहते हैं पीएसटी। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट।
तो टाइम ड्यूरेशन की बात यहां पर पूछी जा रही कि कितने समय तक होता है। तो अमूमन जो आपका एडमिट कार्ड में टाइम दिया होता है वो 1.5 घंटे की टाइमिंग दी जाती है आपको, लेकिन बहुत जो है कई बार 1.5 घंटे में ये जो है पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो हो सकता है करीब कभी आपको 2 घंटे भी लग जाए, हो सकता है आपको 2.5 घंटे भी लग जाए। तो जब तक आपका पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आपका ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है, जब तक फाइनल चीजें नहीं हो जाएंगी। ठीक, क्योंकि यहाँ पर शिफ्ट बाय शिफ्ट होता है, तो अब ऐसा एग्जाम की तरीके से नहीं है कि वहां पर कंप्यूटर स्क्रीन पर आपकी टाइमिंग चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा बहुत लेट लतीफ हो सकती है, ठीक है। तो 2 से 2.5 घंटा आप मान के चल सकते हैं कि 2-2.5 घंटा बाद आप एकदम फ्री हो जाएंगे, जाइए घूमिए टहलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीसरी डाउट हमने आपका यहाँ पर जो है सुलझा दिया है। चौथे डाउट की ओर आपको बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या भैया मोबाइल अलाउ होता है? तो मोबाइल अलाउ बिल्कुल होता है। तो जैसे हम लोग एग्जाम सेंटर पर बैग जमा करते हैं तो इस तरीके का कोई जमा वाला सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि ग्राउंड होता है। तो ग्राउंड पर आप कहीं पर भी सेफ जगह देखते हो जहां पर सारे बच्चे रख रहे हो, वहां पर भी आप बैग में मोबाइल को रख दीजिए, क्योंकि मोबाइल के साथ में यहां पर वॉकिंग अलाउ नहीं होती है। तो आप जो है साइलेंट करके मोबाइल अपना बैग में रख दीजिए, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, हालांकि इस बैग की जिम्मेदारी किसी की नहीं होती है सिवाय आपकी, तो थोड़ा बहुत निगरानी उसकी करते रहिएगा आप। हाँ, बाकी इसमें एक और सवाल जो है वो सबसे ज्यादा यहां पर पूछा जाता है कि क्या स्मार्ट वॉच अलाउ है या नहीं। तो बिल्कुल स्मार्ट वॉच अलाउ है। जब भी आप वॉकिंग करें तो स्मार्ट वॉच में आप वहां पर डिस्टेंस ना देखें, क्योंकि स्मार्ट वॉच कई बार जो है डिस्टेंस को गलत भी बता देता है, उतना वहां पर एक्चुअल डाटा वो नहीं दे पाता है। तो आप क्या करिए, वहां पर टाइमर सेट कीजिए, काउंटडाउन जो होता है ना वो टाइमर आप सेट कीजिए, या फिर आप सीधे जो है स्टार्टिंग से आप वो टाइमर सेट कर सकते हैं या काउंटडाउन सेट कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें, जैसा आपको बेहतर लगे। या एनालॉग जो है वॉच अगर आप ले आना चाहें तो वो भी अलाउ है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसी में एक सवाल और भी है कि क्या हम नंगे पांव वॉकिंग कर सकते हैं? क्या हम चप्पल पहनकर वॉकिंग कर सकते हैं? क्या हम शूज पहनकर वॉकिंग कर सकते हैं? तो जैसा आप चाहें, अगर आप नंगे पांव जाना चाहते हैं वॉकिंग करने तो आप नंगे पांव भी कर सकते हैं। आप स्लीपर पहन के करना चाहते हैं तो आप स्लीपर पहनकर भी कर सकते हैं। आप शूज पहनकर भी वॉकिंग कर सकते हैं। हाँ, अब इसमें एक और सवाल है, ये सवाल के अंदर सवाल है कि किस तरह का शूज बेहतर होता है। तो आपने देखा होगा स्पोर्ट शूज, वो वाले शूज जो आगे से थोड़े उभरे हुए होते हैं, उस तरीके का शूज आप पहनकर जाइए। वो थोड़ा सा आपको, आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो उसमें वो ज्यादा मदद करता है आपको आगे की तरफ ले जाने के लिए। और आप जब भी वॉकिंग करें तो आप अपना शरीर का मोमेंटम थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट करें, यानी अपने शरीर को थोड़ा आगे की तरफ बेंड करते हुए वॉक करें, तो आप ज्यादा इजी तरीके से वहां पर वॉकिंग को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। तो ये छोटी छोटी बातें थी। अब 5वां नंबर यहां पर जो है पॉइंट है या फिर डाउट कह लीजिए कि ग्राउंड कैसा होता है, ठीक। तो ग्राउंड के बारे में यहां पर बच्चे सवाल कर रहे हैं कि आखिर ग्राउंड होता कैसा है। तो देखिए ग्राउंड के तरीके से होता है, लेकिन अब देखिए 2 तरीके से होता हो सकता है कारपेटिंग वाला हो, जो आप रनिंग ट्रैक्स होते हैं उस पर कारपेट बिछे हुए होते हैं, या एक हो सकता है कि जैसे सॉइल ही होती है, सिर्फ मिट्टी ही होती है। तो दोनों में से किसी भी तरीके का आपको मिल सकता है, ठीक है। वो आपके जो है जहां पर भी आपका सेंटर जाएगा वो उसी से डिसाइड होगा। अब मेरा क्या था, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा सेंटर वाराणसी में पड़ा हुआ था, ठीक है ना, वाराणसी में पड़ा हुआ था। तो उसका व्लॉग भी इस चैनल पर अवेलेबल है, या अभी हम वीडियो के लास्ट में आपको हम दिखा देंगे कि किस तरीके से कारपेटिंग वहां पर बिछी हुई थी। तो उस तरीके से रनिंग ट्रैक्स पर कारपेट्स बिछे होते हैं। उस समय थोड़ा बारिश का मौसम भी था, तो इसकी वजह से भी जो है ठीक था वो कारपेटिंग। तो जब कारपेटिंग रहती है ना, 1 मिनट लगा देते हैं इसको, जब कारपेटिंग रहती है ना तो चीजें सही रहती हैं, बहुत ही आसानी से आप उस पर वॉकिंग कर सकते हैं। जब आपका सॉइल होता है या फिर ग्रास होती है तो थोड़ा सा फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से
थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की वहां पर जरूरत पड़ती है। हालांकि 15 मिनट एनफ होता है, सफिशिएंट होता है आपको वॉकिंग करने के लिए। 1600 मीटर की जो वॉकिंग होती है उसके लिए मोर देन एनफ होता है, बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक सवाल यहां पर है कि क्या प्रैक्टिस जरूरी है? ठीक, अगर हाँ तो प्रैक्टिस कैसे करें? तो देखिए, कहीं पर भी आप जा रहे हैं भाई, आपको यहाँ पर सिलेक्शन लेना है। अगर आप 1-2 सेकंड से भी रह गए तो आप जो है बाहर कर दिए जाएंगे, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो ऐसी रिस्क लेनी ही क्यों? तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो आप प्रैक्टिस कैसे करें? जैसे अगर आप कोई शहर में रह रहे हैं तो आपकी रोड होगी, तो रोड पर आप प्रैक्टिस करें। अगर आप गांव में रह रहे हैं तो जो आपकी जो पगडंडियां होती हैं उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए आप स्मार्ट वॉच का यूज ना कीजिए, क्योंकि हम भी स्मार्ट वॉच का यूज कर रहे थे, तो स्मार्ट वॉच जो होता है वो उतना एक्यूरेट नहीं दे पाता है। ठीक है, तो जो रिजल्ट है वो उतना एक्यूरेट नहीं आ पाता है स्मार्ट वॉच के जरिए। ठीक, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको डिस्टेंस भी देखनी होती है और टाइम भी देखना होता है, दोनों चीजें देखनी होती है। और जब आप एक्चुअल में करने जाएंगे तो वहां पर तो डिस्टेंस फिक्स होगी, आपके सामने होगी, तो सिर्फ आपको जो है टाइम पर फोकस करना होगा। तो इसलिए हम आपको यहाँ पर एक ऐप सजेस्ट करते हैं, ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, इस ऐप का हमने यूज किया था। तो एडिडास का एक ऐप आता है, तो वो जो है आप यूज कर सकते हैं, वो ज्यादा एक्यूरेट था। ठीक है, तो उसी से हमने प्रैक्टिस किया था। और आप कोशिश करें कि 50 मीटर 100 मीटर आप 15 मिनट में एक्स्ट्रा चल पाएं। ठीक, करीब अगर 1600 मीटर की वॉकिंग है तो 1650 1700 मीटर की आप वॉकिंग कर पाए। अगर 1600 भी कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ मीटर आप एक्स्ट्रा लेकर वहां पर चलें तो आपके लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक, अब हम भूल गए हम कितने पॉइंट्स पर थे कि कौन सा डाउट था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अगले यहां पर कंफ्यूजन की बात कर लेते हैं। जो अगला डाउट है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स वहां पर लेकर के जाना होगा जब पीईटी होगा हवलदार का, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ले जाना होगा? तो देखिए, बहुत सिंपल है। आपको 4 फोटो, देखो एक्चुअल आपको पता चलेगा जब एडमिट कार्ड में आएगा, लेकिन जो हमारे साथ हो वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं कि 4 फोटो आपको ले जाना है। ठीक, तो सभी फोटो का तो वहां पर जरूरत पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आपको 4 फोटो लेकर के जाना है। और फिर एडमिट कार्ड आपको ले जाना है, और फिर आपको कोई भी आईडी रख लेनी है। ठीक, इतनी बात कंफर्म हो गई आपको। और आपको पेन लेकर के जरूर जाना है भैया, क्योंकि पेन की बहुत मारामारी हो गई थी। बच्चों को ऐसा लगा कि जैसे एग्जाम देने जाते हैं तो पेन मिलता तो पेन वहां पर भी मिलेगा, तो पेन वहां पर मिला नहीं, और बाकी बहुत सारी चीजें वहां पर फिलअप करनी होती है, तो उसमें दिक्कत आ गई थी। तो पेन आपको जरूर ले जाना है, डॉट पेन या बॉल पेन आप जरूर लेकर जाएं, जेल पेन का यूज ना करें। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, यहां पर बात करते हैं कि अगला जो यहां पर कंफ्यूजन डाउट है कि भैया कब तक होने वाला है ये जो पीईटी है हवलदार का 2023 का, ये आखिर कब होगा? तो देखिए, विद इन मंथ, 1 महीने का आपको समय जरूर देना होगा। 1 महीने के अंदर अंदर आपका ये हवलदार का पीईटी का डेट आ जाएगा। ठीक, 1 महीने के अंदर आपको ये पीईटी का डेट देखने को मिल जाएगा। तो अगर मोटे तौर पर मानकर चलें तो अभी नवंबर चल रहा है, तो दिसंबर मिड तक हम ये मान करके चलते हैं 15 दिसंबर तक आपको हवलदार की डेट देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो और एक और चीज हम आपको यहां पर याद दिला देते हैं कि जो भी इस चैनल से नहीं जुड़ा हुआ है वो प्लीज आप इस चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही समय पर मिल सके। और वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए अगर ये हमारा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो। मेहनत लगी भाई, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंफ्यूजन की बात करते हैं कि एडमिट कार्ड भैया कहां पर मिलेगा? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रीजनल वेबसाइट पर जो है एडमिट कार्ड आते हैं अमूमन एग्जाम के। तो अब क्या हो रहा है कि जो हवलदार पीईटी का जो एडमिट कार्ड होता है ना, वो रीजनल साइट्स पर नहीं आता है, तो वो आपके पर्टिकुलर ईमेल आईडी पर सेंड किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि आपको एडमिट कार्ड आपके ईमेल द्वारा ही मिलेगा। ठीक,
तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ईमेल के थ्रू ही आपको एडमिट कार्ड मिलने वाला है, आपको पता चल जाएगा उसमें एड्रेस क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ द चीजें जो हम बता रहे हैं वही एडमिट कार्ड में भी होगा, ठीक है, लेकिन हो सकता है भाई चीजें बदल भी सकती हैं थोड़ा बहुत, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन 99% चीजें वही रहने वाली है। हाँ, एक कंफ्यूजन और यहां पर स्टूडेंट्स के बीच में है कि अगर ईमेल हमारा खो गया है, मेरा ईमेल हम भूल गए हैं, तो हम क्या करें। तो भैया अगर आप भूल गए हैं तो आप एसएससी की वेबसाइट पर जाइए, लॉगिन कीजिए अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से और अपने ईमेल आईडी को अपडेट कर लीजिए, ठीक है। इससे बेहतर उपाय आपको नहीं है, आप ईमेल आईडी को अपडेट जरूर कर लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं। तो अब यहां पर वॉकिंग कितने मिनट की होती है, कितने डिस्टेंस यहां पर कवर करना होता है, तो हम आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखा देते हैं ये चीज, ताकि आपको साथ के साथ कंफर्मेशन भी होती जाए। तो देखिए मेल के लिए जो है वो 1600 मीटर है 15 मिनट में, आसानी से आप कर सकते हैं। बाकी देखिए फीमेल के लिए और भी इजी है, 20 मिनट में आपको 1 किलोमीटर यहां पर चलना है, ठीक है ना, वॉकिंग करनी है। अगर आप देखिए वॉकिंग के बीच में अगर आप दौड़ने की कोशिश करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। आप ऐसी इलीगल कोशिश ना करें। कि मच्छर बहुत सारे हो गए हैं तो वो परेशान कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप बीच में दौड़ने की कोशिश ना करें, ठीक। तो और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए कुछ स्पेशल छूट दी गई है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो वो आप पढ़ लीजिएगा, ये हमारे बताने की जरूरत नहीं है। तो जिसका भी है तो आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पर, ठीक। आगे बात करते हैं कि वॉकिंग के अलावा और क्या होता है। तो वॉकिंग के अलावा हाइट मेजरमेंट होता है। तो हाइट आपको चाहिए 157.5 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए आपको, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के लिए हाइट में रिलैक्सेशन होता है, कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का वहां पर रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, ठीक। किसको किसको मिलेगा ये भी आप देख लीजिए, स्क्रीन पर भी आप दिख रहे होंगे। तो गढ़वाली, असमीज, गोरखा और एसटी जो कैटेगरी के लोग हैं उनको 5 सेंटीमीटर का यहां पर रिलैक्सेशन मिलेगा। अब आप यहां पर पूछ रहे होंगे कि भैया अगर किसी का मान लीजिए आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर छोटा पड़ जाए अगर वो इंसान, तो क्या वो थोड़ा सा वो कर लेंगे अपने हिसाब से, है अपने हिसाब से क्या वो कर देंगे? तो नहीं। देखिए हाइट के केस में तो वो बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ में एक लड़का था तो उसका करीब करीब जो है आधा 1 सेंटीमीटर ही कम था, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, ठीक। तो हाइट में कोई आपको इफ एंड बट नहीं चलेगा, ठीक है। बात करते हैं यहां पर चेस्ट की, कि चेस्ट कितना होना चाहिए। तो चेस्ट देखिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुला करके आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है, और यहाँ पर 86 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो चेस्ट मेजरमेंट सिर्फ मेल का होगा, फीमेल का चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा। अब देखिए भाई, आप सोचेंगे क्या चेस्ट में थोड़ा बहुत दाएं बाएं चल जाएगा? हाँ देखो, चेस्ट में चल गया था वहां पर भी, हमारे साथ भी, कि ऐसी जो है झोंक झोंक में नाप के जो है बता दे रहे हैं, हाँ 90, 96, 92, ठीक। तो चेस्ट में थोड़ा बहुत अगर है एक आध, क्योंकि जो है देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं क्या है, कि हर एक प्रोसेस की आपकी जो है सीसीटीवी तो छोड़िए, वो तो डीएसएलआर वाला कैमरा होता है ना, उससे निगरानी होती है। आप सोच सकते हैं, तो डीएसएलआर वाला जो कैमरा होता है ना, उससे हर एक प्रोसेस की वहां पर रिकॉर्डिंग की जाती है, जो कि एसएससी को भेजी जाती है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि हर एक चीज में नहीं हो पाता, लेकिन चेस्ट में जो फटाफट करते हैं ना, तो उसी झोंक झोंक में जल्दी जल्दी कर देते हैं। तो एक आधा हो सकता है, लेकिन अगर ज्यादा डिफरेंस है तो फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन हाइट के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हाइट एकदम खुले मैदान में नापी जाती है, और ये जो चेस्ट है ना वो थोड़ा सा कोपचे में नापा जाता है, इसलिए जो है हो जाता है, ठीक। हाँ, फीमेल की हाइट की अगर बात कर लेते हैं, तो फीमेल की हाइट जो है 152 सेंटीमीटर, ये फिर से जो है
हाँ, तो फीमेल की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर जरूरी है और 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। किसको किसको? गढ़वाली, असमीज, गोरखास या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। ठीक। हाँ, क्या भैया वजन भी होगा? ये भी एक कंफ्यूजन है। तो वजन सिर्फ फीमेल का होगा, ठीक है, मेल का वजन नहीं होगा। ठीक है, चेस्ट सिर्फ मेल का होगा, फीमेल का नहीं होगा, और वजन सिर्फ फीमेल का होगा, मेल का नहीं होगा। तो भैया क्या किलो के हो जाए हम? तो देखिए तो लड़कियां भैया जो फीमेल हैं वो 48 किलो की कम से कम होनी चाहिए। ठीक है ना, तो 50 यहाँ पर नहीं मारा गया है, 48 किलो से काम चल जाएगा। और 2 किलोग्राम का यहाँ पर रिलैक्सेशन है उन्हीं को, गढ़वाली, असमीज, गोरखास और एसटी को। ठीक, तो यहाँ पर 2 किलोग्राम का उनको रिलैक्सेशन है। इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो अब किसको किसको यहाँ पर छूट प्राप्त है, छूट मिल सकती है, किसको नहीं मिल सकती है, तो स्क्रीन पर हम आपके यहाँ पर लगा दे रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिए कौन इस कैटेगरी को बिलोंग करता है कौन नहीं। तो अगर एग्जाम्शन अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा अलग से। ठीक, तो ये बात यहाँ पर आप समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि चेस्ट का मेजरमेंट आखिर करते कैसे हैं, कैसे करते चेस्ट का मेजरमेंट? क्या ऊपर से, जैसे हम शर्ट पहने तो क्या शर्ट पे ही ऊपर से ही मेजर कर लिया जाता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको शर्ट उतारना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको अंदर का बनियान भी उतारना पड़ेगा, फिर आपको चेस्ट मेजरमेंट किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझ आ गई। यानी ऊपर आपको सब नंगा हो जाना ऊपर की तरफ और फिर आपका चेस्ट मेजरमेंट किया जाएगा। ठीक है। हाँ भैया, अब देखिए हाइट कैसे नापी जाएगी? क्या जूता पहने हाइट नाप ली जाएगी? नहीं भैया, आपको नंगे पांव कर दिया जाएगा फिर आपकी हाइट नापी जाएगी। ठीक, तो ये कंफ्यूजन भी आई होप आपको समझ में आ गई होगी, दूर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सांस हम भी ले लें। हाँ भैया अब भैया क्या सावधानी रखनी है? सावधानी में क्या रखना है आपको? सबसे पहली सावधानी आपको रखनी है कि आपको वही फोटो लेकर के जाना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया हुआ है। फोटो बहुत ध्यान से देखते हैं। ठीक, तो आप उस फोटो से मैच करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। और आप अपनी सिग्नेचर का खास करके ख्याल रखें, क्योंकि करीब 7-8 जगहों पर आपको सिग्नेचर करवाए जाएंगे। हर एक प्रोसेस में आपका सिग्नेचर होगा और लास्ट में भी आपका सिग्नेचर होगा। स्टार्टिंग में जब आप आएंगे तो भी आपका सिग्नेचर होगा। तो सिग्नेचर भी आप एक अच्छे से जो है करके जाए, प्रैक्टिस कर ले सिग्नेचर की भी। और हम आपको एक चीज यहाँ पर सजेस्ट करना चाहेंगे कि जब आप वहां पर साइन करने जाएं तो किसी कोरे कागज पर आप पहले सिग्नेचर करके एक बार देख लें, उसके बाद आप रियल डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर करें, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फोटो और सिग्नेचर। समझ में आ गई इतनी बात? कि हमारे साथ भी हो गया था, हम ए और एच अक्सर मिलाते हैं और वहां पर साइन करते समय हम ए और एच नहीं मिलाए थे, तो उसमें भी काफी ज्यादा थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो थोड़ा सा संशय का विषय हो जाता है। तो आप ऐसा काम मत करिए। ठीक, आप अपनी तरफ से एकदम बेहतर होकर के जाइए ताकि वहां पर कोई फैनबट आपके लिए रहे ना। हाँ, अब एक सवाल था भैया कि वॉकिंग कैसे होती है? क्या एक एक राउंड करते हैं या सारे राउंड एक साथ होते हैं? तो हम आपको बता दें कि अमूमन अक्सर 400 मीटर का एक राउंड होता है, तो 4 राउंड आपको उसके लगाने होते हैं। ठीक है, तो आपको 4 राउंड उसके लगाने होते हैं। अब ये नहीं कि हर राउंड के बाद आपको कोई पर्ची उर्ची नहीं दी जाती है। ऐसा भाई एक बच्चा बोल रहा था कि क्या कोई पर्ची देते हैं? नहीं, कोई पर्ची नहीं मिलती है। हाँ, वो बोल देते हैं सेकेंड राउंड कंप्लीटेड, थर्ड राउंड कंप्लीटेड। ठीक तो इस तरीके से वो बोल देते हैं। ठीक है ना? हाँ, ये बात आपको समझ में आ गई। हाँ, बच्चों को पहचानते कैसे हैं कि पता चले कि एक आगे निकल गया पीछे निकल गया? वो आप सब सिस्टम जानते हैं ना कैसे होता है? हम खड़े हैं, आ गया तो हमारा भी राउंड हो गया, तो ऐसा नहीं है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं कि आपको यहाँ पर एक लेवल देंगे, एक नंबर देंगे। ठीक है, जैसे आई होप अगर मुझे याद हो तो मेरा 29 नंबर था शायद। हाँ, तो वही आपको यहाँ पर एक नंबर दे देंगे, तो वो नंबर आपको यहाँ पर
सेफ्टी पिन से यहाँ पर आपको लगाना होगा, तो वो नंबर से वो देख पाएंगे कि किसका कितना राउंड हुआ है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर बात। हाँ, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर सवाल है कि हमको भैया एमटीएस मिलेगा या हवलदार मिलेगा। तो देखिए, अगर आपने प्रेफरेंस में सिर्फ एमटीएस डाला हुआ है फिर तो आपको एमटीएस मिलेगा अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ हवलदार डाले हुए हैं फिर आपको हवलदार सिर्फ मिलेगा, तो इसमें कोई इफ एंड बट नहीं अगर आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने दोनों को रखा हुआ है, ठीक है ना, प्रेफरेंस में एमटीएस भी है हवलदार भी है, तो आपको क्या मिलेगा। तो फिर अगर आप हवलदार का जो फिजिकल है उसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आप एमटीएस और हवलदार दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो फिर आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चीजें मिलेंगी। जो आपने फॉर्म भरते हुए जो प्रेफरेंस ऑर्डर रखा होगा उसी के बेसिस पर आपको जो है यहां पर एमटीएस या हवलदार मिलेगा। समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन। देखिए, हर एक कंफ्यूजन को हम दूर करने वाले हैं। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, हाँ, समझ में आ गया। अगर आप हवलदार एमटीएस दोनों की कट ऑफ को क्लियर कर रहे होते हैं फिर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस के बेसिस पर आपको चीजें मिलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या भैया हम हवलदार को स्किप कर सकते हैं, ये अगला सवाल है। क्या हम हवलदार को स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, आप हवलदार को स्किप मतलब बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, और फिर भी आप एमटीएस के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, अगर आप हवलदार के पीईटी को स्किप करते हैं फिर भी आप एमटीएस के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। लेकिन हमारी एक राय अगर आप माने तो मानना पड़ेगा आपको थोड़ा सा कि आप इस बार हवलदार को स्किप करने के बारे में सोचें भी ना। क्यों? क्योंकि देखिए, पिछली बार लोग हवलदार को स्किप करने के बारे में सोच सकते थे और उससे पिछली बार भी अलग तरीके से चीजें होती थी, फिर भी आप स्किप करने के बारे में सोच सकते थे। लेकिन इस बार आप स्किप करने के बारे में नहीं सोच सकते भाई। क्यों? क्योंकि अगर पिछली बार की बात करें तो पिछली बार जो हवलदार की कट ऑफ थी वो एमटीएस की कट ऑफ से ज्यादा गई थी। तो जिनका हवलदार की लिस्ट में नाम था तो जाहिर सी बात है कि वो एमटीएस के लिए भी क्वालिफाई कर रहे होंगे, तो उनको वो पूरा पता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार हवलदार की कट ऑफ एमटीएस की कट ऑफ से कम रहने वाली है। अब जिनका हवलदार की लिस्ट में नाम है फिर वो दावे से नहीं कह सकते कि वो उनका एमटीएस की लिस्ट में भी नाम होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए मेरी राय मानिए, आप जरूर पीईटी देने जाइए। ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है, तो आपको रिस्क नहीं लेना है, किसी भी तरीके का आपको रिस्क नहीं लेना। इस बार वैकेंसीज कम है, एमटीएस की कट ऑफ ज्यादा जाएगी। हाँ, वही बच्चे रिस्क ले सकते हैं भैया जो असाधारण हो, जो ऊपर से सीधे नीचे टपक गए हों, यानी कि जिनके रॉ मार्क्स 140 के ऊपर हैं, वो अगर स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनका एमटीएस में सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन सारे बच्चे हवलदार में इनका सिलेक्शन हुआ है, वो स्किप ना करें। ठीक है, ये मेरी बात आप मानिए। और इस बार अटेंडेंस हवलदार में और भी अच्छी रहने वाली है। पिछली बार तो अच्छी थी, इस बार और भी ज्यादा अच्छी रहने वाली है, क्योंकि इस बार एमटीएस की कट ऑफ हवलदार से ज्यादा जाएगी। ये भी बात आपको समझ में आ गई है। अब भैया यहां पर एक और सवाल है कि क्या एमटीएस अच्छा है या फिर हवलदार अच्छा है। ठीक, तो ये बात हमने वहां पर भी, जब हम पीईटी देने गए थे तो वहां पर भी जो हवलदार लोग आए थे उनसे हमने वहां पर इस बारे में डिस्कशन किया था। तो देखिए, एमटीएस और हवलदार दोनों ही चीजें बेहतर हैं, कोई आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। एमटीएस में क्या होता है कि ऑफिशियल वर्क होता है, फाइल का काम होता है, और यहां पर हवलदार का जो है वो भी 70% काम अंदर का ही होता है। 30% केसेस में आपको बाहर जाना पड़ सकता है। ठीक है, वो आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। और जिसको वर्दी का शौक है तो उसको हवलदार जरूर ऑप्ट करना चाहिए। कोई हवलदार में वर्दी मिलती है जो कि बेहतरीन लगती है एकदम, हमने वहां पर देखा एकदम बढ़िया, इसकी सेहत बढ़िया है एकदम,
जो है शरीर एकदम बढ़िया है तो वो जाए इसकी तरफ, हवलदार की तरफ, बढ़िया लगेगा जब आप पहनेंगे। ठीक है, तो एक वर्दी का अलग जुनून होता है, उसका अलग क्रेज होता है। तो अगर आपको उसका क्रेज है तो आप बिल्कुल हवलदार की तरफ जाएं। और कोई बहुत ज्यादा बर्डन नहीं होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बर्डन होता है, तो ऐसा कोई खास बर्डन नहीं होता है। हाँ, जब आप जो है थोड़ा सा बाहर जाते हैं तो थोड़ा बहुत जो है थकान फील कर सकते हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं रहेगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि कौन बेहतर है, तो दोनों ही बेहतर है। ठीक है, ये आपके पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। आगे बात करते हैं कि क्या दोनों की सैलरीज अलग अलग हैं। नहीं भैया, दोनों की सैलरी, अगर एक जनरल एमटीएस की बात की जाए, मतलब मोस्ट ऑफ द एमटीएस एंड मोस्ट ऑफ द हवलदार, तो सैलरीज पे लेवल दोनों का सेम है, एकदम कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ भैया, तो कुछ डिपार्टमेंट एमसीएस के होते हैं, जैसे सर्वे वाला डिपार्टमेंट हुआ, हेल्थ वाला डिपार्टमेंट हुआ, कुछ इस तरीके के डिपार्टमेंट जिसमें अलग से थोड़ा अलावेंसेस मिलते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। बाकी जो है पे लेवल दोनों का सेम है। ठीक है, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं है। तो ये करीब 20 के आसपास जो कंफ्यूजन थे, सवाल थे, वो हमने आपके दूर करने की कोशिश की है। और अभी जाइएगा नहीं, आप इसके बाद जो है तुरंत हम लगा देते हैं यहाँ पर, आप मेरा हवलदार का जो ब्लॉग है वो भी देखते जाइए, आपको साथ में साथ समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें हुई थी। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे हर एक तरीके से। और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। सो हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो हम अपने घर से जो है बस लेकर निकल चुके हैं गोरखपुर के लिए, और हम जा रहे हैं एसएससी हवलदार का पीईटी एंड पीएसटी देने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 hours later. तो अब करीब 2 घंटों के बाद हम गोरखपुर स्टेशन पहुंच चुके हैं गाइस, और यहाँ पर हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी जो है गिरनी शुरू हो गई हैं। मौसम काफ़ी सुहावना बन चुका है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ से वाराणसी जंक्शन तो नहीं बोलेंगे, वाराणसी सिटी तक ही जाएंगे, क्योंकि ट्रेन हमारी वहाँ तक की ही है और वाराणसी में ही हमारा सेंटर है। ठीक है ना, तो वाराणसी पहुँचते ही आपको बताते हैं हम लोग। 6 hours later. और करीब 6-7 घंटों की काफ़ी भारी मुशक्क़त के बाद हम लोग, रात मतलब सही से गुजरी नहीं यहाँ तक कि हम जो है वाराणसी सिटी स्टेशन पर पहुँच चुके हैं किसी तरीके से, और ट्रेन हमारी 4-5 घंटा लेट। A few moments later. और हम यहाँ पर अब जो है सेंटर पर पहुँच चुके हैं, जो कि भीमराव अंबेडकर स्टेडियम वाराणसी में। काफ़ी दिक्कतों के बाद 3-4 बार हमको बदलना पड़ा, बहुत दिक्कत हुई, और अब हम लोग यहाँ पर सेंटर में पहुँच चुके हैं। चलिए अब अंदर दिखाते हैं आपको। A few moments later. सो अब स्टेडियम के एकदम एंट्रेंस पर हम आ चुके हैं, और यहाँ पर हम काफ़ी देर तक बैठे थे, थोड़ा कुछ खा वो लिया जाए, क्योंकि खाना वाना बिल्कुल खाए नहीं थे। तो अब ये देख सकते हैं आप, कैंप यहाँ पर आप देख लिए हैं, और ये ट्रैक है 400 मीटर का, ये लंबा ट्रैक है। ठीक है ना, और इसी के 4 राउंड आपको करने हैं। ठीक, आइए आपको बाहर थोड़ा सा दिखा देते हैं कि क्या है। ये जो हमने बाहर का आपको एंट्रेंस दिखाया था वो आगे दूर पर है, और ये दूसरा एंट्रेंस है स्टेडियम का अंदर का। और ये देख लीजिए आप लोग, ये देख लीजिए सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कमिश्नरेट वाराणसी, जिसको देखकर गूज़बम्स आते ही होंगे आपको। और ये देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा ट्रैक है, और कैंप वहाँ पर लगा हुआ है आगे। ठीक है, A few moments later. सो अब गाइस हमारा जो है वो फिज़िकल ख़त्म हो चुका है। तो अब हमने सोचा कि थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा हेल्प कर दी जाए, थोड़ा दिखा दिया जाए लाइव व्यू आपको। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे इस तरह से वॉकिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हालांकि हमने चेस्ट वगैरह क्या आपको नहीं दिखा पाए, क्योंकि वो बिल्कुल ही आपका टी शर्ट है, और जो कि आपका अंदर का बनियान है, इन शॉर्ट्स, वो सब उतरवा के ही आपका सीना जो है नापा जा रहा था, आपका चेस्ट मेज़रमेंट किया जा रहा था, तो वो हम आपको नहीं दिखा पाए। और बिल्कुल अलाउ भी नहीं था वीडियो बनाना वहाँ पर। और जो हाइट
मेज़रमेंट हो रहा था वहाँ पर भी वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। और यहाँ पर सिर्फ आपके लिए हमने सोचा कि थोड़ा सा आपको पहले से व्यू मालूम रहे कि कैसे क्या होता है, उसके लिए हमने सोचा कि आपको ये बना दिया जाए। तो हमने जूम करके आपको दिखा रहे हैं कि देखिए दूर बच्चे जा रहे हैं। और इधर यहाँ पर ये रनिंग वाला, रनिंग नहीं कह सकते, वॉकिंग वाला इधर कैंप लगा हुआ है, जहाँ से पूरी तरीके से बच्चों पर नज़र रखी जा रही है। आप दौड़ नहीं सकते, इस बात का आप ख्याल रखिए, अदरवाइज़ आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, इस बात का आपको ख्याल रखिए। पूरा DSLR चारों तरफ लगा के रखा है और बीच बीच में जो हवलदार्स हैं वो भी तैनात किए गए हैं, ताकि बच्चों को मोटिवेटेड करते रहें और ध्यान भी देते रहें कि कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं, जूम करके हम दिखाना चाह रहे हैं आपको। और देखिए आप लोग यहाँ पर, ये देखिए हवलदार भाई हैं, आप यहाँ पर आए होंगे तो यही बनेंगे आप, ऐसी ड्रेस आपकी रहेगी, ये हवलदारों की ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। तो अब ये कुछ बोल रहे हैं भाई, है ना, कि वीडियो बंद करने के लिए, तो हम बंद कर दे रहे हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।